हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन समाजशास्त्र की क्लास शुरू कर रहे हैं। और समाजशास्त्र के लिए आप लोगों के मुझे काफ़ी दिन से कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर समाजशास्त्र की क्लास कब से शुरू करेंगे। तो वो इंतज़ार की घड़ी आज ख़त्म होती है। आज से मैं समाजशास्त्र की क्लास शुरू कर रहा हूँ अध्याय 1 से, ठीक है। और चैप्टर लास्ट तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। यानी कि कोई चैप्टर मिस नहीं करूँगा, बीच में कंटिन्यू चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आएँ तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना। मैंने हेडिंग बना के रख दी है, ठीक है। संरचना से आप क्या समझते हैं, इस तरह से पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद विश्व का बड़ा दूसरा देश है। पहले नंबर पे भैया चीन आता है, ठीक है। चीन के बाद हमारा नंबर आता है, मतलब भारत का नंबर आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। परंतु जिस दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अनुमान है कि यानी कि बहुत तेज़ी से, बहुत गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। अनुमान है मतलब एक अंदाज़ा, एक अनुमान है। कुछ ही दशकों में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। मतलब इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी दर से बढ़ती रही तो एक अनुमान है कि कुछ ही दशकों में, यानी कुछ ही सालों में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा पूरे विश्व का। यानी कि जितने भी देश हैं विश्व में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा? भारत बन जाएगा। मतलब इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो, ठीक है। दशकों का मतलब आप जानते हैं 10 साल का समय होता है। मतलब ऐसे ही 10-20 सालों में, 10-20 सालों से मतलब 50 साल की बात कर लें, क्योंकि दशकों का मतलब 10 साल है, तो मतलब कई 10 सालों को मिला करके दशकों बोल सकते हैं, इसका बहुवचन है ना। तो दशकों में, आने वाले दशकों में मतलब भारत नंबर 1 होगा जनसंख्या के मामले में। मतलब इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। मतलब अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि छोटे वाले क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि द्विगुणितीय क्वेश्चन भी बताऊँगा बाद में। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट और भारतीय चेतना का जन्म कैसे हुआ। क्वेश्चन इतना होगा, मैंने सिर्फ हेडिंग बनाई है, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन तो नहीं लिखे हैं। विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म, आपको पेपर में भी हेडिंग बना के ही आंसर देने हैं, ठीक है। अगर हेडिंग बना के आंसर देते हो ना तो नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक, औपनिवेश या औपनिवेशिक, अच्छा ब्रिटिश तो जानते हैं, है ना। जो अपने देश में ब्रिटिश के लोग आए थे भारत के लिए, जिन्होंने गुलाम बनाया था, यहाँ राज्य किया था, ठीक है। उपनिवेश का मतलब जानते हो? उपनिवेश वो चीज़ होती है, मतलब कोई भी देश जब दूसरे देश के ऊपर राज्य चला रहा होता है ना, सत्ता चला रहा होता, शासन कर रहा होता है ना, तो उससे बोलते हैं उपनिवेश, ठीक है। तो भारत में उपनिवेशिक शासन था उस समय, जब अंग्रेज लोग भारत के अंदर, ब्रिटिश के लोग भारत के अंदर शासन चला रहे थे उस समय, है ना। तो उसी समय की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेश सरकार के दौर, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश के लोग सरकार चला रहे थे उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश सरकार के दौर से ही विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। यानी कि भारतीय लोगों की चेतना जागृत हो गई, उनकी बुद्धि का विकास हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। उनने दुनिया को जाना, तरह तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी उन्हें हुई, कारखानों के बारे में जानकारी हुई, है ना। उससे पहले यहाँ भारत में मशीनीकरण नहीं था, यंत्र नहीं थे, टेक्निकल चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो मतलब एक तरह से भारत ने टेक्निकल वाली दुनिया में मतलब कदम रखा। कौन से समय? औपनिवेशिक शासन के दौरान, ठीक है। तो भारतीय लोगों की विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ, उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया था उसी समय, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मतलब पॉइंट बना के मैंने लिखे हैं, इस दौर में ही भारत ने आज़ादी प्राप्त की, है ना। अंग्रेज चले जाते हैं, उनसे लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो आपने पता ही है ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। उसके बाद है, इसी समय भारत ने औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण भी है, औद्योगिकरण है, तो यहाँ पे औद्योगिकरण है, ठीक है। इसी समय भारत ने आधुनिकीकरण की ओर कदम रखा या कदम बढ़ाया। औद्योगिकरण क्या होता है? मतलब नई नई चीज़ें, आधुनिक मतलब मॉडल चीज़ें के बारे में, उन्हें नई नई तकनीकी के बारे में पता चला, नए नए यंत्रों के बारे में, मशीनों के बारे में पता चला। मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में उसने बढ़ना शुरू किया, अपना कदम रखा, ठीक है। यानी कि यहाँ भी कारखाने खुले,
तकनीकी वाली चीज़ें आई, है ना, उसी को बोलेंगे आधुनिकीकरण या यांत्रिकीकरण, है ना। आगे मैं यांत्रिकीकरण के बारे में ही पढ़ाऊँगा। देश के एकीकरण के साथ भारत पूंजीवादी दुनिया से परिचित हुआ, यानी कि देश का एकीकरण भी हुआ, क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेज़ों के शासन के दौरान 565 रियासतें थीं, छोटी छोटी, है ना। जैसे अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, है ना। जैसे पूरा भारत था तो इसमें छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में राज्य थे। कितने अलग अलग छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में राज्य थे, और वो राज्य थे 565, जिनकी संख्या थी 565। ठीक है, तो 565 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। वहाँ राजा थे, हर अपने क्षेत्र का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, जैसे हर जिला में या जिला से बड़े 2 जिला का एक राजा या 3 जिला का एक राजा मान लीजिए। ठीक है, जैसे बनारस का कोई राजा होगा, लखनऊ का कोई राजा होगा, है ना, आगरा का कोई राजा होगा। इस तरह से मतलब हर क्षेत्र का एक राजा हुआ करता था, वो राज्य चलाता था। तो भारत के में उस समय जूनागढ़ का अलग राजा, कश्मीर का अलग राजा, है ना, तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश का अलग राजा। तो उस समय राजा ही थे 565, और सबसे मतलब इन सबको एक करके पूरा राष्ट्र बना, देश बना भारत। ठीक है, तो एकीकरण हुआ। 555 जो 65 रियासतें थीं उन्हें भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो एकीकरण हुआ, और एकीकरण के साथ साथ भारत पूंजीवादी दुनिया से भी परिचित हो गया। पूंजीवादी दुनिया जानते हो, अमेरिका वाली दुनिया। ठीक है, उसे बोलते हैं पूंजीवादी दुनिया। ठीक है, दुनिया 2 प्रकार की थी, एक जो साम्यवादी दुनिया थी, है ना, सोवियत संघ वाली, और एक पूंजीवादी। पूंजीवादी दुनिया में निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, और यानी कि जो पूंजीवादी दुनिया है उसमें चीज़ें प्राइवेट ज़्यादा होती हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी भी है और साम्यवादी भी, मतलब मिश्रित है। यहाँ सरकारी भी कंपनियां होंगी और प्राइवेट भी होंगी। ठीक है, तो ये देश के अंदर 565 रियासतें थी, उन्हें एक किया गया, है ना, तभी तो एक पूरा राष्ट्र बना भारत, अखंड भारत। ठीक है, तो ये तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का विकास। देखते हैं इसे भी। हमारे देश में उपनिवेशवाद के प्रसार की वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यानी कि अंग्रेजों के शासन के दौरान, है ना। उपनिवेश शासक कब था? जब हमारे देश में दूसरे देश के लोग शासन चला रहे थे। उपनिवेशवाद उसे कहा जाता है, यानी कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश के द्वारा शासित की जाती है। तो उपनिवेशवाद भारत में कब था? जब दूसरे देश के लोग यहाँ शासन चला रहे थे, मतलब अंग्रेज चला रहे थे। ठीक है, तो हमारे देश में उपनिवेशवाद के प्रसार, यानी कि जब दूसरे देश वाले शासन यहाँ चलाने लगे, इसका प्रसार होने लग गया, अंग्रेजों के शासन का प्रसार होने लग गया। ठीक है, उपनिवेशवाद के प्रसार की वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब है लोग अपने देश के प्रति जागरूक हुए। ठीक है, लोगों का अपने देश के प्रति जागरूक होना, उन्हें लगा हमारा भी कोई देश है, हमें अपने देश के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। ठीक है, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश के लोगों से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले लोगों को कोई मतलब नहीं था ज़्यादा, तभी तो यहाँ मतलब अंग्रेज राज्य चलाने लग गए थे, क्योंकि लोगों के अंदर पहले राष्ट्रवाद की कमी थी, है ना। तो ब्रिटिश शासन काल में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारत में राष्ट्रवाद प्रबल होने लगा, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ बढ़ने लगा, अत्याचार ज़्यादा करने लगे, तो देश लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय होने लग गया, और राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों के अंदर प्रबल तरीके से अंदर तक बैठने लग गई कि हमें अपने देश के प्रति त्याग करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए देश से, ताकि हमारे देश के ऊपर कोई भी अटैक ना कर पाए, शासन ना चला पाए, गुलाम ना बना पाए, है ना। तो राष्ट्रवाद का आशय, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रवाद से आशय उस भावना या विचारधारा से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र का मतलब होता है देश के प्रति समर्पण होने का प्रबल भाव पाया जाता है। प्रबल मतलब मजबूत बंध पाया जाता है ना। मजबूती से व्यक्ति के अंदर, दिमाग के अंदर बैठ जाती है भावना कि हमारा ये देश है, हमें इससे प्रेम करना चाहिए, हम इसके लिए मर मिट सकते हैं। हमारे देश के ऊपर कोई भी कुछ भी करेगा तो, है ना, अटैक करेगा तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि हाँ अपने देश के लिए अपनी जान
गवा देंगे, ये कर देंगे, बलिदान कर देंगे, है ना, त्याग कर देंगे। तो यही आत्मसमर्पण है, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश से प्रेम, देश प्रेम ही राष्ट्रवाद है ना। तो राष्ट्रवाद आपकी समझ में आ गया होगा, यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, आत्मसमर्पण करना, बलिदान करना। बलिदान का मतलब अपना जीवन तक बलिदान कर देना राष्ट्र के खातिर, देश के खातिर, ठीक है, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक, राष्ट्र तथा राष्ट्र के हित को सर्व ऊपर माना जाता है, यानी कि सबसे ऊपर है राष्ट्र, देश, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्र के मुद्दों को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तथा राष्ट्र हित मतलब देश के हित के लिए बड़े से बड़ा त्याग, मतलब लोग मिलिट्री में जो रहते हैं, है ना, हमारे देश के जवान त्याग करते हैं, मतलब अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तो इसे बोलते हैं त्याग। तथा बलिदान मतलब अपनी जान तक गवा देते हैं, अपने जीवन तक को बलिदान कर देते हैं, बलिदान करने को तैयार रहा जाता है। तो मतलब यही सब कुछ तो है राष्ट्रवाद। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।